नमस्कार, बहुत स्वागत आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं हमारे इस बुलेटिन की पहली खबर के साथ। तो विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव 3 दिवसीय बिहार दौरे पर शुक्रवार शाम राजधानी पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री आवास जाकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। दोनों के बीच राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और जन कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर वो चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात को आध्यात्मिक और इसी के साथ सार्थक बताते हुए कहा कि बिहार की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ समाज के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर यहाँ सकारात्मक बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सदगुरु जग्गी वासुदेव के बीच ईशा फाउंडेशन की ओर से चलाए जा रहे सामाजिक कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। आपको बता दें कि बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण, लोगों में आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार सरकार और ईशा फाउंडेशन के बीच कई जनहित योजनाओं में सहयोग वो बढ़ सकता है। सदगुरु गया दौरा 26 जून से 28 जून तक चलेगा। 3 दिनों के दौरे में वो राज्य के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और ईशा फाउंडेशन के स्वयंसेवकों से भी मुलाकात करेंगे। राजधानी पटना में उनके आगमन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग उनके कार्यक्रम में शामिल होंगे और होने की तैयारी भी कर रहे हैं। दौरे का सबसे प्रमुख कार्यक्रम दरअसल आज का दिन शनिवार वो रहने वाला है, क्योंकि 27 जून की शाम आयोजित होने वाला एन इवनिंग विद सदगुरु है। ये सार्वजनिक सत्संग पटना के बापू सभागार में शाम 6:30 बजे वो शुरू होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना वो जताई जा रही है। इसके लिए पहले से पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। आयोजकों ने भी आपको बता दें कि पंजीकृत लोगों से शाम 6 बजे तक सभागार पहुंचने की अपील की है, ताकि कार्यक्रम समय पर वो शुरू हो सके। आपको बता दें कि ईशा फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के अनुसार बिहार का ये जो दौरा है, या यूं कहें कि ये बिहार में सदगुरु का पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम वो रहने वाला। सत्संग के दौरान वो आधुनिक जीवन की चुनौतियां, मानसिक शांति, तनाव से मुक्ति और आंतरिक विकास, योग, आध्यात्मिक और इसी के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे विषयों पर अपने विचार रखेंगे। कार्यक्रम में 15 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। जिन लोगों को हिंदी में सुनना आसान होगा, उनके लिए हिंदी अनुवाद की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दौरे के अंतिम दिन यानी कि 28 जून को सदगुरु ईशा फाउंडेशन की ओर से संचालित और सहयोग प्राप्त विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसमें पटना के बांसघाट शमशान घाट के आधुनिकीकरण और उसके बेहतर प्रबंधन से जुड़े कई सारे कार्य वो शामिल हैं। ईशा फाउंडेशन इन परियोजनाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सदगुरु स्वयंसेवकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रतिनिधियों से भी वो मुलाकात करेंगे और साथ ही उनसे सुझाव वो लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सदगुरु की यह मुलाकात राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस दौरे से बिहार सरकार और ईशा फाउंडेशन के बीच जन कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास से जुड़े कई क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं को वो नई दिशा मिल सकती है। कार्यक्रम में समापन में आपको बता दें, उसके बाद सदगुरु 28 जून को पटना से रवाना होंगे। बिहार को प्राचीन काल की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की भूमि माना जाता है। यह धरती भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, राजा जनक और गुरु गोविंद सिंह जैसे महान विभूतियों से जुड़ी हुई है। ऐसे में सदगुरु जग्गी वासुदेव का पहला सार्वजनिक बिहार दौरा राज्य के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद वो जताई जा रही है। राज्य के विभिन्न जिलों से भी आपको बता दें कि लोग पटना पहुंच रहे हैं, ताकि वो सदगुरु के विचारों को सीधे सुन सकें और कार्यक्रम का हिस्सा वो बन सके। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने देश में नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार करने के लिए कई नई रणनीतियों का ऐलान किया है। उन्होंने शुक्रवार को मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 2029 तक का विजन दस्तावेज वो जारी किया है। इसके तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी देश के 100 बड़े अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों ही ड्रग्स कंट्रोलर्स की पहचान कर उनके पूरे नेटवर्क को खत्म करने की मिशन मोड में अभियान चलाएंगी। सरकार के अनुसार यह अभियान खुफिया जानकारी, संयुक्त कार्रवाई, आर्थिक नेटवर्क पर प्रहार और इसी के साथ मजबूत कानूनी कार्रवाई के जरिए वो चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य केवल ड्रग्स की खेप पकड़ना नहीं बल्कि पूरे तस्करी नेटवर्क्स को जड़ से खत्म करना है। सरकार का मानना है कि इस अभियान से संगठन अपराध, अवैध धन और नशे के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी। विजन दस्तावेज में कहा गया है कि इस अभियान में 40 से अधिक ऐसी चीजें हैं जो संचालित हो रही हैं और इसी के चलते आपको बता दें कि यहाँ पे ड्रग्स की खेप वो
उसके खिलाफ जो है अब रणनीति बनाने पर जोर जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। तो किस तरीके से आपको बता दें कि देश भर में जो है यहाँ कई सारे अभियान जो है उसके लिए चलाने के लिए यहाँ नरेटिव जो है वो नहीं चल रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पे किस तरीके से जो है अब इस पूरे नेटवर्क पर, यानी कि इसका जो वित्तीय नेटवर्क है ड्रग्स का, उसकी तलाश में भी जो है अब सरकार लगी हुई है। तो यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह ने आपको बता दें कि कई सारी रणनीतियों पे जो है विस्तार से चर्चा की है, विमर्श किया है, और ड्रग्स के नेटवर्क को आखिरकार किस तरीके से जो है बिल्कुल जड़ से खत्म किया जा सकता है, इसको लेकर जो है कई सारी चीज़ें साझा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कल नजर आए। दिल्ली में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें कई सारे अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहे। आपको बता दें सरकार ने इसे पूरे देश का साझा अभियान बताया है। इसका लक्ष्य मादक पदार्थों को बिल्कुल जड़ से खत्म करना है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब सरकार साफ तौर पे ये कह रही है कि इसका लक्ष्य दरअसल मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना, नशे की मांग कम करना, अवैध वित्तीय नेटवर्क्स पर कार्रवाई करना और युवाओं को नशे से जो है वो बचाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नार्को समन्वय केंद्र की 10वीं यहाँ जो है शीर्षस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए राज्य से कहा है कि यहाँ पे जो है वित्त मंत्रालय द्वारा यहाँ जो एनडीपीएस कानून से प्रस्तावित बदलावों पर जो है अपने सुझाव जल्द भेजें। उन्होंने कहा कि कानून को और मजबूत बनाने के लिए राज्यों की राय जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। पुलिस महानिदेशक अपने सुझाव गृह मंत्रालय को भेज सकते हैं, जबकि मुख्य सचिव राजस्व विभाग को सुझाव देंगे। बैठक में अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियों भी गिनाई हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलोग्राम यहाँ सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे। वहीं वर्ष 2014 से 2026 के बीच ये आंकड़ा जो है वो बढ़कर 1 करोड़ से अधिक हो चुका है, यानी कि तकरीबन 1 करोड़ 18 किलोग्राम के आसपास जो है ये खेप जो है वो पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा है कि ये दिखाता है कि नशे के खिलाफ अभियान पहले की तुलना में जो है कई अधिक प्रभावी हुआ है। गृह मंत्रालय ने बताया है, और गृह मंत्रालय के देखिए आधिकारिक बयान ने साफ तौर पर कहा है कि वर्ष 2004 से 2014 के दौरान जब्त किए गए मादक पदार्थों की कीमत तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए थी, जबकि वर्ष 2014 से 2026 के बीच जब्त ड्रग्स की कीमत जो है, यानी कि अनुमानित कीमत जो है वो संभावित कीमत तकरीबन 1,84,000 करोड़ रुपए जो है वो बताई जा रही है। उनके अनुसार यह आंकड़ा ये यूं कहें कि ये सरकार की कार्रवाई के बढ़ते दायरे और प्रभावी ढंग को दर्शाता है। अमित शाह ने नशे के खिलाफ 3 सूत्रीय रणनीति भी पेश की है। उन्होंने कहा है कि अभियान का मूल मंत्र है डिटेक्ट, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय, यानी कि पहले जो है तस्करों का पता लगाना, फिर उनके पूरे नेटवर्क को बाधित करो और अंत में जो है उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि ड्रग तस्करों और उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और ज़रूरी भी है ये कार्रवाई, जबकि नशे के खिलाफ जो है यहाँ पर लोगों के साथ संवेदनशील व्यवहार जो है वो किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार की रणनीति 4 प्रमुख स्तंभों पर जो है वो आधारित होती है। इसमें कानून का सख्ती से पालन करना, बेहतर खुफिया तंत्र, इसी के साथ सिंथेटिक ड्रग्स और कच्चे रसायनों पर नियंत्रण, लोगों में जागरूकता बढ़ाना, नशा मुक्ति अभियान को मजबूत करना और इसी के साथ विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय को शामिल करना है। गृह मंत्रालय ने राज्य से कहा है कि ड्रग्स से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर जो है वो एनसीबी के डिजिटल पोर्टल्स पर अपलोड की जाए। इससे केंद्र सरकार को मामलों की निगरानी करने, समीक्षा करने और समय पर जरूरी दिशा निर्देश देने की सुविधा होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे जो है तमाम बैठकों का उद्देश्य केवल ये बैठक करना नहीं होता, बल्कि ये फैसला लेना होता है कि आखिरकार ज़मीन पर चीज़ों को किस तरीके से लागू किया जाए। बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स, इसी के साथ आपको बता दें कि डॉक्ट्रिन और के ज़रिए होने वाली तस्करी और डार्कनेट के ज़रिए किस तरीके से आजकल, क्योंकि एआई का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, उसमें किस तरीके से तस्करी जो है अब डार्कनेट के ज़रिए फैलती है, इसको लेकर भी जो है विचार विमर्श यहाँ पर गृह मंत्री ने किया है। आपको बता दें कि इसी के साथ तस्करी और अलग 3 वर्षों में जो है नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों का विस्तार जैसे विषयों पर भी जो है विस्तार से चर्चा हुई है। इस दौरान अमित शाह ने एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2025 जारी की और जम्मू कश्मीर के साथ साथ गुवाहाटी में ब्यूरो के नए जो है क्षेत्रीय कार्यालयों का उद्घाटन किया है। उन्होंने ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट अभियान का भी जो है यहाँ शुरुआत की है। इसके तहत देश भर में विभिन्न केंद्र और राज्य एजेंसियां करीब 2 लाख किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट करेंगी, जिसकी अनुमानित कीमत जो है वो तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सरकार का कहना है कि अगले 3 वर्षों में पूरे देश को नशे के खतरे से जो है बचाने के लिए ये अभियान तेज गति से जो है वो चलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे के मामले में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कृष्णानगर जिला अदालत ने शुरुआती शिकायत पर सुनवाई करते हुए आपको बता दें कि आज जो है नकाशीपाड़ा पुलिस स्टेशन को जांच के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 जून को तय की गई है, यानी कि आज के दिन जो है वो तय की गई है।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नकाशपीड़ा क्षेत्र के करीब जो है 1100 बीघा सरकारी जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था। उनका कहना है कि वाम मोर्चे सरकार के समय एक निजी कंपनी को ये ज़मीन जो है वो लीज पर दी गई थी, लेकिन वर्ष 2005 में जो है फैक्ट्री बंद होने के बाद ज़मीन दोबारा सरकारी नियंत्रण में आ गई थी। शिकायत में आया है कि वर्ष 2016 में तृणमूल कांग्रेस के दोबारा सत्ता में आने के बाद इस जमीन पर बड़ा हिस्सा स्थानीय नेताओं के प्रभाव जो है वो चला गया था। आरोप है कि करीब 450 बीघा जमीन से लाखों रुपए की मिट्टी अवैध रूप से जो है वो बेची गई और करोड़ों रुपए मूल्य की जो है यहाँ पर पेड़ों की कटाई भी जो है वो की गई है। आपको बता दें कि मामले में कुछ गंभीर आरोप जो है वो भी सामने निकल के आए हैं। शिकायतकर्ताओं ने दावा किया है कि इलाके की कुछ आदिवासी महिलाओं का प्रभावशाली लोगों द्वारा लंबे समय तक जो है शोषण किया गया और प्रशासन के कुछ लोगों की जो है यहाँ मिली भगत से ये साबित हो गया है। हालांकि इन आरोपों की जो है अभी तक जांच होना बाकी है। मामले के मुख्य आरोपी और यह कहें कि मामले के मुख्य आरोप शिकायत के आधार पर जो है 1100 बीघा जमीन, और आपको बता दें कि दरअसल मुख्य आधार यहाँ पे क्या क्या है। शिकायत का आधार यह है कि दरअसल 1100 बीघा जमीन है, सरकारी जमीन है, अवैध कब्जे का आरोप लगा है और 450 बीघा जमीन ऐसी है जिसकी मिट्टी की बिक्री जो है वो की गई है। अवैध निकासी का दावा किया गया है। करोड़ों रुपए जो है उसकी फेरबदल की खबरें सामने निकल के आ रही, कीमत इसकी करोड़ों रुपए बताई जा रही है। पेड़ कटाई की बात सामने निकल के आ रही है। कीमती पेड़ों की तस्करी के भी आरोप जो है यहाँ पर लगे हैं और इसी के साथ अभिषेक बनर्जी जो सांसद और नेता हैं टीएमसी के, उनके साथ साथ 11 और आरोपियों के खिलाफ भी यहाँ पे जो है मुकदमा यानी कि एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है। जांच के दायरे में आपको बता दें अभिषेक बनर्जी समेत 11 लोग जो हैं वो आए हैं। कृष्णानगर जिला अदालत के वकील ने यहाँ पर आपको बता दें उनके अनुसार ये शिकायत जो है वो की गई है कि लोगों ने मिलकर जो है ये पूरी शिकायत दर्ज कराई है। इसमें पुलिस ने भाजपा के नेता अशोक सरकार, रंजीत बिस्वास और नेताई सतारा जो हैं वो शामिल हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि सरकारी ज़मीन से गैरकानूनी तरीके से करोड़ों रुपए वसूले गए हैं और इस रकम का एक हिस्सा स्थानीय तृणमूल नेताओं के माध्यम से अभिषेक बनर्जी तक भी पहुंचाया गया है। अदालत ने पुलिस को सभी आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। अब राजनीतिक हलकों में इस बात पर नजर है कि जांच में आखिरकार क्या तथ्य सामने आते हैं और अदालत आगे क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल अभिषेक बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय और राज्य नेताओं की ओर से कोई भी इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो फिलहाल सामने निकल कर नहीं आई है। हालांकि इस मामले ने राज्य की राजनीति में हलचल जो है वो बढ़ा दी है और विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा जो है वो बना दिया है। अब आगे क्या होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए पहले चरण में दरअसल पुलिस जांच करेगी और नकाशीपाड़ा पुलिस आरोपियों की जांच करेगी और जो भी आरोप हैं उनकी भी जांच करेगी। अगले चरण में यानी कि फेज 2 में देखिए अगली सुनवाई जो है वो देखने को मिलेगी। मामले की अगली सुनवाई यानी कि आज 27 जून को होगी। तीसरे चरण की बात की जाए तो अदालत के निर्देश, जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला जो है वो लिया जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण बात, जांच जो है वो फिलहाल जारी है। ये मामला अभी जांच के चरण में है। अदालत ने केवल आपको बता दें शिकायत के आधार पर पुलिस जांच के आदेश दिए हैं। आरोपों की सत्य जांच पूरी होने के बाद ही जो है यहाँ पर जो स्पष्टता है वो सामने निकल कर आ पाएगी। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों और अपडेट्स के साथ। आप बने रहें सिर्फ TV7 भारत पर।